और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ईरान टेंशन को लेकर CNN का दावा सामने आया। वार्ता से पहले अमेरिका ने बढ़ाई है सैन्य तैयारी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैयारी की है। वार्ता से पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी है 250 कार्गो फ्लाइट। जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब में अपने सैन्य ठिकानों पर यह फ्लाइट भेजी गई। यानी अमेरिका इस तरीके की तैयारी कर रहा है कि अगर बातचीत में ईरान नहीं झुकता है, शर्तों को नहीं मानता है, तो हमला अमेरिका कर सकता है। इस बात की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं बघाई, उनकी ओर से बयान दिया गया, अमेरिका से लंबी वार्ता से कोई फायदा नहीं है। तेहरान वाशिंगटन की वार्ता से कुछ हासिल नहीं होगा, यह कहा जा रहा है ईरान की ओर से। तेहरान वाशिंगटन की जो वार्ता हो रही है उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी कि ये कहने की कोशिश की जा रही है विदेश मंत्रालय की ओर से कि अमेरिका अपनी बातों से कभी भी पीछे हट सकता है, इसलिए ईरान को भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। यूरोप में युद्ध की आहट तेज होती जा रही है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने दावा किया कि यूरोपीय देश 2030 तक रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या 2030 तक रूस बनाम यूरोप की जंग तय है, और अगर ये जंग हुई तो किसके पास ज्यादा ताकत होगी? देखिए रिपोर्ट। यूरोप एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ आशंका है या फिर तैयारी? हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन का दावा है कि यूरोपीय देशों ने 2030 तक रूस के साथ युद्ध करने का फैसला कर लिया है। ये कोई सामान्य बयान नहीं है, ये चेतावनी उस यूरोप से आ रही है जो 2 विश्व युद्धों की तबाही झेल चुका है। तो क्या 2030 तक रूस बनाम यूरोप की जंग तय है? और अगर ऐसा हुआ तो किसके पास ज्यादा ताकत होगी? हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने शनिवार को चौंकाने वाला बयान दिया। उनका कहना है कि यूरोप 2030 तक रूस के साथ युद्ध करेगा। ये कोई योजना नहीं, ये एक फैसला है। ऑर्बन के मुताबिक हंगरी और स्लोवाकिया को छोड़कर लगभग पूरा यूरोप युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। विक्टर ने दावा किया कि 9 यूरोपीय देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। कई देशों में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। नागरिकों को युद्ध के समय क्या करना है, इसके निर्देश भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामान का स्टॉक रखने की अपील की जा रही है। सैन्य बजट रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। यानी यूरोप अब शांति की नहीं, संघर्ष की मानसिकता में प्रवेश कर चुका है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर यूरोपीय देश रूस पर अचानक क्यों भड़क गए? दरअसल साल 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और रूस के रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। यूरोपीय देशों ने रूस से ऊर्जा आयात बंद किया, यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दिए, रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और सैन्य सलाहकारों के जरिए यूक्रेन की मदद की। क्योंकि यूरोप को डर है कि अगर रूस यूक्रेन में जीतता है तो अगला निशाना नाटो के कमजोर सदस्य देश कर सकते हैं। इसी डर से यूरोप को धीरे धीरे युद्ध की तैयारी की ओर धकेल दिया गया है।
अब बात करते हैं उस बयान की जिसने रूस को सबसे ज्यादा नाराज किया। दरअसल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने साफ कहा कि यूक्रेन को रूस के भीतर गहरे हमले करने वाले हथियार दिए जाने चाहिए। फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि आप एक हाथ पीछे बांधकर युद्ध नहीं जीत सकते। यूक्रेन को ऐसे हथियार चाहिए जो रूस के अंदर तक मार कर सके। स्टब ने तो और आगे बढ़ते हुए कहा कि रूस पर जितना हो सके उतना दबाव डालो और टॉम हॉक जैसे मिसाइल्स भी दो। यूरोपीय देशों की तल्ख बयानबाजी से रूस आग बबूला हो गया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पलटवार करते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस पर लंबी दूरी के हमले अत्यंत शक्तिशाली और जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। अब आते हैं जर्मनी पर, एक ऐसा देश जो अब तक परमाणु हथियारों से दूरी बनाए हुए था, लेकिन जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है जो कभी परमाणु हथियार न रखने का वायदा किया है, लेकिन अब इस पर चर्चा हो रही है। उन्होंने माना है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच यूरोपीय न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि पिस्टोरियस ने चेताया है कि अगर जर्मनी इस रास्ते पर गया तो 30 और देश भी संधि तोड़ सकते हैं, यानी परमाणु हथियारों की दौड़ एक बार फिर से दुनिया को निगल सकती है। पोलैंड जो रूस और बेलारूस की सीमा से सटा है, इसलिए सबसे ज्यादा डरा हुआ है। पोलैंड के राष्ट्रपति कोरोल नवरोकी ने कहा है कि पोलैंड को अपने न्यूक्लियर डिफेंस पर काम शुरू करना चाहिए। उनका कहना है कि रूस का आक्रामक और साम्राज्यवादी रवैया जग जाहिर है। हम एक सशस्त्र संघर्ष की सीमा पर खड़े हैं। पोलैंड पहले ही जीडीपी का 4.2% रक्षा पर खर्च करने में लगा है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि अगर युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। तो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस की युद्ध मशीन पूरी रफ्तार में है। 2025 तक रूस का सैन्य बजट 120 अरब यूरो के पार पहुंच चुका है, जो उसकी जीडीपी का 6% से ज्यादा है। बात करें रूसी सैन्य शक्ति के तो रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 13 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक और 20 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स हैं। 4,699 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर हैं। इसके अलावा 13,000 टैंक, 1,700 से ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और 600 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु मिसाइल्स को लॉन्च करने वाली पनडुब्बियां भी शामिल हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार उसकी ताकत है। हालांकि जब सभी नाटो देशों की ताकत एक साथ जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 33 लाख सैनिकों के साथ रूस से आगे निकल जाता है। बात अगर डिफेंस सेक्टर की होने वाले खर्च की करें तो पश्चिमी देश या यूं कहें कि नाटो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नजर आता है। वहीं यूक्रेन युद्ध में अब तक 1,10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। 11,000 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। इसके बावजूद अमेरिकी जनरल बेन हॉजेस मानते हैं कि रूस में कमियां हैं, लेकिन उसे कागजी शेर कहना गलत है। इतिहास गवाह है कि रूस भारी नुकसान झेलकर भी लंबे युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। तो सवाल यही है कि क्या 2030 तक रूस बनाम यूरोप की जंग टाली जा सकती है? या फिर दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है? एक बात तय है कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये सिर्फ यूरोप या रूस का नहीं होगा, ये पूरी दुनिया को समेट लेगा, जिसका परिणाम तबाही और सिर्फ तबाही हो। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।